दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक नई संदर्भ के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक जितने भी वक्तव्य हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, उसमें समाजशास्त्र के विकास के अनेक संदर्भों को पश्चिमी विचारकों के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश की गई थी और उसके साथ ये बताने का प्रयास किया गया था कि आधुनिकता के सवाल या फिर विकास की प्रक्रियाओं के सवाल, इन सब में किस तरह से हम वैश्विक मूल्यों की उपस्थिति पाते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की उपस्थिति पाते हैं और उसके आधार पर समाजशास्त्र के विकास के संदर्भों को तलाशते हैं। आज हम भारतीय समाज और संस्कृति के साथ जुड़े हुए कुछ पहलुओं की बात करना चाहेंगे और ये बात इसलिए करना जरूरी हो गया क्योंकि अभी कुछ समय पहले मुझे एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला। अभी मैंने उसको पूरा नहीं किया है, लेकिन वह पुस्तक अनेक पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सुभाष राय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी। और इस पुस्तक को पढ़ते हुए अनेक सारे विचार हमारे अपनी चेतना प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। जब इस पुस्तक को पढ़ने का विचार मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा कि हमें भारतीय समाज और संस्कृति के ऐसे अनेक पहलुओं की चर्चा करनी चाहिए जो शायद हिंदी भाषी राज्यों के अंदर या तो छूट गए हैं या उनकी उपेक्षा की गई है। एक ऐसी ही पुस्तक दूसरी पढ़ने का मौका मिला मुझे। उस किताब का नाम है देशीवाद, वर्चस्व की विचारधारा। और ये पुस्तक राव साहब कस्बे ने लिखी है। राव साहब कस्बे महाराष्ट्र के हैं और अक्क महादेवी कर्नाटक के हैं। इसके साथ साथ एक और विचार मेरे चेतना का हिस्सा बना कि क्या केवल इन दो पुस्तकों के आधार पर हम भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर विरोधों की बात कर सकते हैं या हमें कुछ और पहलुओं को भी छूने की जरूरत है। और फिर उसके पक्ष को ध्यान में रखकर मैंने भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की पुस्तक को छूने की कोशिश की। संस्कृति के 4 अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की, जिस पुस्तक की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, लेकिन वह पुस्तक समाज विज्ञान के अंदर चिंतन का हिस्सा नहीं बन सकी। उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसके अलावा भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक है। काफी पुरानी पुस्तक है ये। और इस पुस्तक में भी द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर भारतीय समाज के विकास की यात्रा को देखने का प्रयास किया गया है। साथ साथ हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह की पुस्तक की बात कर सकते हैं और परंपरा, इतिहास बोध एवं संस्कृति, इस पुस्तक की बात कर सकते हैं जिसकी रचना श्यामाचरण दुबे ने की है। मैं इन पक्षों को दोस्तों इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि परंपरागत भारतीय ज्ञान व्यवस्था के सवाल एनईपी 2020 के कारण काफी कुछ पब्लिक डोमेन में और एकेडमिक डोमेन में आ चुके हैं। जो प्राचीन भारतीय साहित्य है
उस साहित्य को केंद्र में रखकर अनेक विश्लेषणों को प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने अभी कुछ विश्लेषण सुने, पर मुझे लगा कि भारतीय ज्ञान व्यवस्था का जो परंपरागत स्वरूप है वह ऐसे अनेक अंतर विरोधों का, ऐसी अनेक बाहुल्यताओं का जीवंत दस्तावेज है, जिसे समझने के लिए काफी कुछ दार्शनिक अभ्यास की हमको जरूरत हो सकती है। हमें दर्शन के अनेक पहलुओं को इसमें देखने का प्रयास करना चाहिए। जब मैं श्यामाचरण दुबे की इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति व्याख्यान के अंदर एक बात कही, और उस बात को मैं केंद्र में रखकर अपने इस वक्तव्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस वक्तव्य का स्वरूप और इससे ही जुड़े हुए आगे के एक और दो वक्तव्य हमें आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं की तरफ ले जाएंगे, जो पहलू हमें सैद्धांतिक संदर्भों के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने ये चर्चा इसलिए प्रारंभ की है ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और अपने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंदर पढ़ने वाले समाज विज्ञान के विद्यार्थी उस बहस का हिस्सा बन सकें, जो बहस उनके अपने विभागों के अंदर, उनके परिसर के अंदर, इस देश के अंदर परंपरागत भारतीय ज्ञान व्यवस्था के संदर्भ में कुछ समय से प्रारंभ की गई है, और धीरे धीरे उसके स्वरूप को काफी कुछ व्यापक बनाया जाता रहा है। श्यामाचरण दुबे अपनी इस पुस्तक में एक तर्क देते हैं, और वह तर्क हमें सैद्धांतिक संदर्भों के साथ समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को विश्वगुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम विश्वगुरु हैं ऐसा तर्क दिया जा रहा है। इस तर्क को कि भारत विश्वगुरु है संभवतया कोई एकेडमिक एक्सपर्ट, सोशल फिलोसोफर या सोशल साइंटिस्ट नहीं दे सकता। ये राज सत्ता में जो प्रतिनिधि हैं, वे प्रतिनिधि अनेक अवसरों पर राष्ट्रवाद की चेतना को उत्पन्न करने के लिए भारत एक विश्व गुरु है, इस तरह के वक्तव्य को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन समाज दार्शनिकों का, समाज वैज्ञानिकों का यह लक्ष्य हो जाता है, यह उनका अपना एक उद्देश्य बन जाता है कि किस तरह से भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम किस सीमा तक स्वीकारें और किस सीमा तक उसके साथ असहमति प्रस्तुत करें। एस.सी. दुबे ये मानते हैं कि भारत एक विश्वगुरु है, यह एक भ्रम है, यह हमारे एक इमेजिनेशन है। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का उस तरह का वक्तव्य है जो वक्तव्य गौरवान्वित करने के लिए दिया जा रहा है, और उनका अपना एक तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तर्क को समझने की जरूरत है हमें समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के रूप में। उनका कहना है कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, उस विकास में भारतीय समाज ने बहुत कुछ दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समूची मानव सभ्यता के इतिहास के विकास की प्रक्रिया में भारत की अपनी जो वैचारिकीय दृष्टि से उत्पन्न हुई भूमिका है, उस भूमिका को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि मानव सभ्यता के विकास में हमने अन्य देशों से बहुत कुछ लिया भी है। तो ये जो आदान प्रदान है, ये आदान प्रदान मानव सभ्यता के विकास की रचना करता है। इसमें परंपराएं भी हैं, इसमें इतिहास बोध भी है,
इसमें संस्कृति के पक्ष भी हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी इस पुस्तक को, इसमें अनेक निबंध शामिल है, नाम दिया परंपरा, इतिहास, बोध एवं संस्कृति। तो यदि हमने कुछ दिया है और बहुत कुछ हमने लिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं? असल में प्रत्येक देश इस प्रकार के आदान प्रदान की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, और यही प्रक्रिया किसी भी देश के अंदर संस्कृति के विकास की प्रक्रिया को जन्म देती है, समाज के विकास की प्रक्रिया को जन्म देती है। जो वहाँ के नागरिक हैं या जो वहाँ की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के सोचने, समझने, व्यवहार करने के विभिन्न पक्षों में वह बदलाव भी करती है और अनेक तरह की स्थिरताएं भी उत्पन्न करती है। यानी परंपराएं हमारे लिए धीरे धीरे अस्तित्व में आती जाती है। परंपरा का एक बहुत सामान्य सा, सरल सा अर्थ है हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए वे नियम, वे कार्य प्रणालियां, वे सांस्कृतिक समारोह या विभिन्न प्रकार के सामाजिक अवसर, जिन्हें हम एक समूह के रूप में अपनी जीवन प्रणाली का हिस्सा बनाए हुए हैं, और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिना किसी प्रकार के गुणात्मक बदलाव के हस्तांतरित हो रहे हैं। ये परंपरा का अभिप्राय है। आप जब इन परंपराओं के विश्लेषण को करने की कोशिश करते हैं, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर, विभिन्न प्रकार के क्लासिकल टेक्स्ट के आधार पर, जिसमें हम रामायण को शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम रामचरितमानस को शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम महाभारत को शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम भगवत गीता को शामिल कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये जितने भी हमारे पास क्लासिकल लिटरेचर है, वह क्लासिकल लिटरेचर हमें दो प्रकार की स्थितियों में ला करके स्थापित करता है। पहला तो ये है कि भारतीय समाज के विकास की प्रक्रिया को यदि इस साहित्य के आधार पर, और उसके बाद में कोई भी साहित्य जो प्राचीन भारत का है, मध्ययुगीन भारत का है, यहाँ तक कि आज के भारत का भी है, उस साहित्य के अंदर हमें सॉरी एक एपरेंट कंट्रोडिक्शन देखने को मिलता है, और वो ये है कि इसमें आदर्शात्मक व्यवस्था की बात भी की गई है, और इसके साथ साथ वास्तविक व्यवस्थाओं के अंतर विरोध को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी आदर्शात्मक व्यवस्था बनाम वास्तविक व्यवस्था के अंतर विरोध, इन दोनों के कंट्रोडिक्शन। और ये जो कंट्रोडिक्शन है, मेरा अपना मानना ये है कि इस कंट्रोडिक्शन की पड़ताल यदि हम करते हैं, तो भारतीय समाज एवं संस्कृति के अंतर विरोधों को समझने के लिए हम एक समाज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की रचना कर लेते हैं। वह समाज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हमें स्थापित करने की जरूरत है। हम केवल कुछ राजनेताओं के अपने वक्तव्यों के आधार पर, या कुछ धार्मिक गुरुओं और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के वक्तव्यों के आधार पर कि भारत एक विश्व गुरु है, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, और उस विश्लेषण में हमें एक आलोचनात्मक पक्ष को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसके केंद्र में मैंने पहले से ही ये वक्तव्य दिया कि भारतीय समाज ने मानव सभ्यता के विकास को यदि बहुत कुछ दिया है, तो बहुत कुछ लिया भी है, और ये आदान प्रदान की प्रक्रिया हमें अनेक अवसरों पर विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के समकक्ष, या उनसे उच्च, या उनसे कहीं नीचे की हायरार्की में स्थापित करती है। इसलिए इस तरह की उपस्थिति को हम विश्व गुरु के साथ जोड़ करके देखें, उसे एक आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक नजरिए से समझने की जरूरत है। हम इसकी एक सैद्धांतिक रचना भी करें, और वो सैद्धांतिक रचना ये है
कि विभिन्न सामाजिक समूह अपने सामाजिक जीवन के साथ में अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना सामाजिक जीवन बहुस्तरीय है। मैं इसके बात की भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों में प्रवेश करूं, इस सैद्धांतिक रचना की, इस सैद्धांतिक स्थापना को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सामाजिक जीवन के हमारे विभिन्न पक्ष हैं। हमारे अपने व्यवहार, हमारे कुछ हमारा विभिन्न सामाजिक समूह का और उस समस्या के समाधान का हम अनेक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं व्यवस्थाओं के साथ सहमति रखते हुए सामाजिक व्यवहार करना, व्यवस्थाओं के साथ असहमति रखते हुए एक भिन्न प्रकार के व्यवहार को स्थापित करने की कोशिश, यही सब कुछ तो सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन के इन विभिन्न पक्षों का सामाजिक ज्ञान के साथ संबंध है। कोई भी हमारा सामाजिक जीवन का पक्ष बिना सामाजिक ज्ञान की पृष्ठभूमि के अस्तित्व में नहीं आ सकता। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम डायलेक्टिकल प्रोसेस में कहते हैं कि सामाजिक जीवन का हमारा कोई भी पक्ष बिना उत्पादन के संबंधों और उत्पादन के साधनों की तत्कालीन उपस्थिति का विश्लेषण किए बिना समझा नहीं जा सकता। तो एक तरफ आर्थिक संदर्भ जो उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों के रूप में हमारे सामने है और हमारे सामाजिक जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, उसमें बदलाव की उपस्थिति ला रहे हैं, उसके अंदर अंतर विरोधों की उपस्थिति ला रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे अपने उस व्यवहार के पीछे कोई ना कोई सामाजिक ज्ञान भी है। वह सामाजिक ज्ञान परंपरा के रूप में हो सकता है, वो नियम के रूप में हो सकता है, वो लोकोक्ति के रूप में हो सकता है, वह मौखिक इतिहास के रूप में हो सकता है, वो हमारी पूर्व की पीढ़ियों के द्वारा पनपाए गए चिंतन की निरंतरता के साथ हो सकता है, या आसपास के अनुभवों को केंद्र में रखकर हमारे द्वारा विकसित की गई जो ज्ञान मीमांसा है उसके आधार पर हो सकता है। तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को संबंधित सामाजिक ज्ञान के साथ जोड़ करके समझने की जरूरत है। इन दोनों के संबंधों का विवेचन हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय समाज में जो व्याप्त संस्कृति है, वह संस्कृति किसी ना किसी रूप में इस पृष्ठभूमि के साथ विश्लेषित की जानी चाहिए। परंपरा संस्कृति का एक हिस्सा है। धर्म संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ एक स्वायत्त शासी ढांचा है। यानी धर्म संस्कृति को और संस्कृति धर्म को प्रभावित करती है, उसे निर्धारित करने में भूमिका का निर्वाह करती है। लेकिन हमें इस भ्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि धर्म ही संस्कृति है और संस्कृति ही धर्म है। एक समाज शास्त्र के और समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमें धर्म और संस्कृति के मध्य में अंतर करने की आवश्यकता है। तभी हम धर्म के अंदर और संस्कृति के अंदर उत्पन्न होने वाले अंतर विरोधों की समीक्षा भी कर सकते हैं। इसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा है, इसका विश्लेषण कर सकते हैं, और इन सब के साथ सामाजिक ज्ञान किस रूप में उभर करके आया है और वह हमको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, निरंतरता को बनाए रखने के लिए या परिवर्तन की तरफ जाने के लिए, इसे भी हम समझ सकते हैं। एक बात हमें यह भी समझ लेनी चाहिए कि ये जितने भी अंतर विरोध समाज के अंदर और संस्कृति के अंदर उत्पन्न होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके अंदर उत्पन्न होने वाले अंतर विरोध आंतरिक एवं बाह्य कारकों का परिणाम होते हैं। यानी इनसाइड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि हम धीरे धीरे असहमति रखना प्रारंभ कर देते हैं, और फिर
बदलाव की संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। दूसरी तरफ बाह्य जो कारक हैं, सामाजिक परिवेश के, जो हमारा अपना सामाजिक परिवेश है, उसके बाहर व्याप्त सामाजिक परिवेश में ऐसे अनेक कारक हो सकते हैं जो हमारे परिवेश को, हमारे समूह के परिवेश को, हमारी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के परिवेश को, हमारे स्थानीय परिवेश को प्रभावित करते हैं और उसमें बदलाव की संभावनाओं को उत्पन्न करते हैं। तो आंतरिक कारकों को और बाह्य कारकों को भी हमें समझने की जरूरत है। इन आंतरिक और बाह्य कारकों को समझने के लिए समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमें ये बुक रिव्यू यानी पुस्तकीय संदर्भ और फील्ड व्यू, बुक व्यू और फील्ड व्यू, इन दोनों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। बुक व्यू का मतलब जो उपलब्ध साहित्य है, उस उपलब्ध साहित्य के आधार पर संबंधित सामाजिक परिघटना के विश्लेषण की कोशिश, संबंधित सामाजिक व्यवहार को समझने का प्रयास, संबंधित सामाजिक ज्ञान को समझने का प्रयास, और फील्ड व्यू के अंदर क्षेत्र में जाकर के हम इन सारी स्थितियों को समझने का प्रयास करें। समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आपको पता है कि बुक व्यू और फील्ड व्यू दोनों ही भारतीय समाज विज्ञान में, विशेषतः भारतीय समाज शास्त्र के अंदर मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिशंस रहे हैं। एक ट्रेडिशन में हम जीएस घुरिये को शामिल करते हैं, जिन्होंने कि बुक व्यू को लेकर के काफी कुछ काम किए, और जहां तक फील्ड व्यू का मत है, उस फील्ड व्यू के अंदर हम एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेतई इत्यादि विचारकों को शामिल कर लेते हैं। एक हमें ये भी समझने की जरूरत है। तो हमारा पद्धति शास्त्रीय उपागम बुक व्यू और फील्ड व्यू के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों के बीच में विश्लेषणात्मक अंतर तो हो सकता है, लेकिन वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर पाए जाने वाले अनेक तरह के अंतर विरोधों और उसके आधार पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें बुक व्यू और फील्ड व्यू, इन दोनों को एक साथ शामिल करके इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तभी मुझे लगता है कि हम सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को और उससे संबंधित सामाजिक ज्ञान को, उससे के साथ जुड़े हुए उत्पादन के साधन और संबंधों इत्यादि को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक सैद्धांतिक पक्ष है, जिस सैद्धांतिक पक्ष को हमें भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर विरोधों को जानने के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता होनी चाहिए। अनेक विचारकों ने इसका इस्तेमाल किया है। मुख्य रूप से अगर आप इसमें देखें तो हमें आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन जो पुस्तक अमर्त्य सेन ने लिखी, और अमर्त्य सेन की एक दूसरी पुस्तक जिसके अंदर हमें ये पक्ष देखने को मिलते हैं, एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कंट्रोडिक्शन। ये दो पुस्तकें अमर्त्य सेन की हैं, जिसमें कि बुक व्यू और फील्ड व्यू, इन दोनों को सिंथेसाइज करके, इन दोनों को समान महत्व देते हुए इस्तेमाल किया गया है, और भारतीय समाज और संस्कृति के अनेक छुए अनछुए पहलुओं को बताने का प्रयास किया गया है। एक बात हमें और भी समझनी चाहिए दोस्तों, जिसको कि फिर एक अवधारणात्मक पक्ष देने की जरूरत होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसकी चर्चा प्रत्येक साहित्यिक रचना के अंदर, हर क्लासिकल टेक्स्ट में की गई है। एरिस्टोटल ने इसे एक बड़े स्वाभाविक सामूहिकता के पहलू के साथ कंसेप्चुलाइज किया गया है। लेकिन हम जैसे हम ये कहते हैं कि मैन एज सोशल बीइंग, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मैन से ह्यूमन बनने की प्रक्रिया क्या है। ठीक उसी तरह से एक प्रक्रिया को तलाशें जिसमें कि हम ये कहते हैं कि भाई होमोसेपियन
होमोसोशियस हो गया। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। होमोसेपियन है जो एक मनुष्य को हम एक प्राणी के रूप में देखते हैं, और जब वह प्राणी सामाजिक प्राणी बनते हुए ह्यूमन बनता है, अर्थात वह अपने अंदर अनेक मानवीय मूल्यों को समाहित करता है, तब वह होमोसोशियस हो जाता है। तो होमोसेपियन से होमोसोशियस बनने की जो प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है, उस विकास की प्रक्रिया को हमें समझने की जरूरत है। एक चीज और भी इसमें देख लीजिएगा, जो होमोसोशियस बनता है विकास की प्रक्रिया के अंदर, हम उसे समाज दर्शन के अंदर कहीं पर सोशल पर्सन की संज्ञा भी देते हैं, एक सामाजिक पर्सन। तो तीन कंसेप्ट हमारे सामने आ रहे हैं, होमोसेपियन, होमोसोशियस और सोशल पर्सन, ये तीन हैं। और इसके साथ साथ हमने कहा ह्यूमन बनने की प्रक्रिया। तो मैन का ह्यूमन के अंदर रूपांतरण, यानी होमोसेपियन का होमोसोशियस के अंदर जाना, और जब वह ह्यूमन अनेक मानवीय मूल्यों को, अनेक प्रकार के अंतर विरोधों को भी, जिसमें विमति भी है, जिसमें असहमति के संदर्भ भी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने रिवॉल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेटिव टेंडेंसीज भी हैं, जब वो उसके अंदर जाती हैं तो वो होमोसोशियस विकास की प्रक्रिया में उस ह्यूमन को सोशल पर्सन बनाता चला जाता है। तो सोशल पर्सन के उभार के रूप में हम मनुष्य का विश्लेषण करना चाहेंगे, जो कि भारतीय समाज और संस्कृति के संदर्भ में काफी कुछ महत्वपूर्ण बनेगा। आपने योगेंद्र सिंह जी की पुस्तक आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, जिसके अंदर कंसेप्ट ऑफ मैन की अवधारणा को उन्होंने बड़े व्यापक संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया है, और उसमें कहीं ना कहीं हमें होमोसेपियन से होमोसोशियस और सोशल पर्सन, ये जो एक विकास की प्रक्रिया है, इस विकास की प्रक्रिया को हम इस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक पक्ष हमको ये भी देखना चाहिए। एक दौर हमने, जैसे कि अभी मैंने चर्चा की कि एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कंट्रोडिक्शन, जो जीन ड्रेज और अमर्त्य सेन की पुस्तक है, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है इसके अंदर। उस आर्गुमेंट को भी हम इसमें शामिल करेंगे, जो आगे के हमारे अपने वक्तव्य आएंगे, कि भाई वर्तमान भारतीय समाज में आप कुछ व्यवस्थाओं को तलाशिए, वे व्यवस्थाएं जो मानव जीवन के सामाजिक अस्तित्व की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। विशेष रूप से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब की चर्चा हमें करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट इन दोनों विचारकों का ये है कि शिक्षा प्रणाली के अंदर और स्वास्थ्य की प्रणाली के अंदर हम कहीं ना कहीं उन पक्षों की तलाश करें जो पारंपरिकता आधुनिकता द्वंद्व के रूप में हमारे सामने उभरती है। अब परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व इन व्यवस्थाओं के अंदर साफ साफ देखा जा सकता है। स्वास्थ्य की व्यवस्था के अंदर मान लीजिए वेस्टर्न मेडिसिन का सिस्टम है, और एक जो इंडिजिनस आरोग्य की प्रणालियां हैं, इन दोनों के मध्य में अनेक प्रकार के अंतर विरोध हमें इन दोनों से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों की वैचारिकी के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो वो जो परंपरा आधुनिकता द्वंद्व है, वो हमारी विचार की रचना कैसे करती है। ठीक इसी तरह से शिक्षा प्रणाली में, आजकल शिक्षा प्रणाली में एनईपी में आप देख रहे हैं कि एक तरफ परंपरागत भारतीय ज्ञान व्यवस्था, इस पर बल दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली थी, या जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली थी, आधुनिक पश्चिमीकृत जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली को उसके सामने एक कंट्रोडिक्शन के रूप में
प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इन दोनों ने हमारी अपनी चेतना को, हमारी अपनी समाज और संस्कृति की रचना को किस तरह से प्रकार्यात्मक और अपकार्यात्मक रूप में प्रभावित करने की कोशिश की है। तो शिक्षा प्रणाली के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम विजा वी ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन दोनों के बीच में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के सवाल। ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम, जिसमें आयुर्वेद, ये यूनानपैथी, जो भी परंपरागत प्रणालियां नहीं है, योग इत्यादि, इसका एक पक्ष, और दूसरी तरफ वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम, इन दोनों के बीच में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के सवाल। ये सवाल हमारे सामने दिखते हैं। ये कहीं ना कहीं एपरेंट और हिडन कंट्रोडिक्शन है, और उन एपरेंट और हिडन कंट्रोडिक्शन से हम अपने सामाजिक ज्ञान की रचना कैसे करते हैं, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तभी हम भारतीय समाज और संस्कृति के मध्य के जो अंतर विरोध है, उन अंतर विरोधों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इन संदर्भों को कहीं ना कहीं योगेंद्र सिंह जी की एक अन्य पुस्तक, जो बड़ी क्लासिकल पुस्तक रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उस मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में दिया गया जो एक उपागम है, जिस उपागम में ट्रेडिशनलिटी मॉडर्निटी डायलमा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ट्रेडिशनलिटी के साथ हायरार्की, होलिज्म, कॉन्टिन्यूटी और ट्रांसेंडेंस को जोड़ा गया है। संस्तरण, समग्रता, सातत्य एवं पराभौत की अनुभव, ये पारंपरिकता को व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ समानता, व्यक्तिवादता, रूपांतरण और जो हमारे इनवर्डली एक्सपीरियंसेस हैं, जो इहलौकिक अनुभव है, सेक्युलरिज्म जिसको कहा जाता है, उन सब के साथ में चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये जो एक कंट्रोडिक्शन है, ये कंट्रोडिक्शन हमें समझने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो नेटिविज्म है, उस नेटिविज्म का जो वर्चस्व उत्पन्न हो रहा है, उस वर्चस्व की विचारधारा क्या है, उस विचारधारा को भी समझने का प्रयास करना है। मुझे लगता है यह वो एक मोटा मोटा पहलू है, जिस पहलू के अंतर्गत हम आगे अपने आने वाले वक्तव्यों में भारतीय समाज एवं संस्कृति के मध्य के अंतर्विरोधों को और उसके परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे, तथा परंपरागत भारतीय ज्ञान व्यवस्था का एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्रश्न और अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत कीजिए, ताकि प्रश्न और सुझावों के माध्यम से हम इसको और विस्तार दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।